नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजद्रोह का कानून या सेडिशन लॉ ये ब्रिटिश एरा का या कॉलोनियल लॉ है जो आज भी भारत में चल रहा है। इस लॉ को लेकर पिछले काफी सालों से, इवन मैं ये कहूंगी कि आजादी के बाद से ही, जब हमारा संविधान लागू हुआ तभी से ये क्वेश्चनेबल लॉ रहा, चर्चाओं में रहा। इस लॉ को लेकर, इसकी वैधता को लेकर बहुत सारे जजमेंट्स भी हैं अलग अलग कोर्ट्स के, इंक्लूडिंग आवर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब लॉ कमीशन ने बैक किया है सेडिशन लॉ को। यहां पर उन्होंने कहा है कि क्योंकि बाकी देशों में इसको हटा दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि भारत में भी इसको हटा दिया जाना चाहिए। इसके पीछे तर्क जो दिया गया है लॉ कमीशन के द्वारा वो ये दिया गया है कि भारत की जो जमीनी हकीकत है वो बाकी देशों से अलग है। आज के सेशन में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि लॉ कमीशन ने क्यों बैक किया है सेडिशन लॉ को, साथ में क्या आधार दिए गए हैं इसके बारे में बात करेंगे, और सेडिशन लॉ को भी समझेंगे भारत में, और इसका जो इवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। द लॉ कमीशन बैक सेडिशन लॉ सेज इंडियाज ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट। लॉ कमीशन बैक सेडिशन लॉ प्रपोजेस अमेंडमेंट्स फॉर बेटर क्लैरिटी। कुछ अमेंडमेंट, कुछ संशोधन की यहाँ पर बात जरूर की गई है। बिफोर आई जंप इन टू द सेशन, मैं आपको क्विकली रिमाइंड करा दूं अग्निपथ बैच के बारे में। दोस्तों, ये बैच वैसे तो 1 जून से शुरू हो गया और एनरोलमेंट हमने 1 जून तक ही रखा था इस बैच में, लेकिन आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट आने के बाद फॉर द एनरोलमेंट की किसी वजह से आप एनरोलमेंट नहीं कर पाए हैं, इसको ओपन कर दिया गया है टिल 7 जून। मतलब एनरोलमेंट इस बैच में 7 जून तक अब मतलब वैलिड होंगे। आप एनरोल कर सकते हैं इसके लिए एट अ वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस विच इज 8,000 रुपीज ओनली, जिसके लिए आपको यूज करना होगा मेरा कोड NDLive10। अब ये कोड क्यों यूज करें मैम? क्योंकि इस कोड को यूज करने के 2 फायदे हैं। एक तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, दूसरा मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस आपको मिलेगी आपकी प्रिपरेशन में, आपकी जर्नी में फॉर यूपीएससी। समुद्र मंथन हिस्ट्री का जो होने वाला है वो 4 जून को होने वाला है। दीज आर द प्राइजेस जो आप जीत सकते हैं। इसके अलावा लिंक जो होगा इस पीडीएफ का वो अवेलेबल होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में। और अगर आप हमें रीच आउट करना चाहते हैं अपनी किसी भी डाउट या क्वेरी को लेकर, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं थ्रू अ फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए बात करते हैं न्यूज की। तो शॉर्ट में अगर मैं पॉइंटर्स बताऊं तो 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं यहाँ पर जिन पर हमें बात करनी है। पहला है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि सेडिशन लॉ को रिटेन किया जाना चाहिए। अपनी रिपोर्ट में जो उन्होंने सेंटर को सबमिट की है, कमीशन ने सजेस्ट किया है सेंटर को कि वो कुछ गाइडलाइंस फ्रेम करे ताकि इसका मिसयूज ना किया जा सके। और साथ में ये भी कहा गया है कि सेडिशन लॉ जो है इसकी आवश्यकता थी, इसीलिए लाया गया था टू सेफगार्ड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए सेडिशन लॉ की आवश्यकता हमेशा से रही है। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने, जिसको हेड कर रहे हैं रिटायर विच इज हेडेड बाय रिटायर्ड जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, सेडिशन कानून जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं, जो कि डील करता है विद द लॉ ऑफ सेडिशन, इसको रिटेन किया जाना चाहिए कुछ संशोधनों के साथ। मतलब इसको कानून को रहना चाहिए लेकिन कुछ संशोधनों की आवश्यकता है, संशोधन इसमें होने चाहिए रिगार्डिंग सर्कमस्टांसेस, उन सर्कमस्टांसेस के संबंध में जहां पर इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है। अपनी रिपोर्ट में जो कि सबमिट की गई है लॉ मिनिस्ट्री को, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि कुछ गाइडलाइंस को फ्रेम किया जाना चाहिए केंद्र के द्वारा ताकि कर्ब किया जा सके इस कानून का मिसयूज। राजद्रोह के कानून का मिसयूज काफी बार हुआ है पिछले कुछ सालों में, तो ज्यादा देखने को मिला, और पिछले साल तो बैक टू बैक हमने कुछ केसेस ऐसे देखे थे जहां पर इसका मिसयूज देखने को मिला था, जिसके बाद अपेरेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक तरह से सस्पेंड कर दिया था कि जब तक केंद्र इस पर कुछ डिसीजन नहीं लेता तब तक इस कानून को नहीं लगाया जाएगा। ठीक है। नाउ कमीशन ने कहा कि कुछ एलिगेशंस जो होती हैं ऑफ मिसयूज ऑफ सेक्शन 124A, इनको रिपील के लिए नहीं बुलाया जा सकता। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ रीजंस भी दिए क्यों इस कानून को रहना चाहिए, इसको रिटेन क्यों करना है, उसके पीछे कुछ कारण दिए गए हैं। और जो लिस्ट ऑफ रिकमेंडेशन जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ आपके साथ, वो एक एक्सटेंसिव डिस्कशन के बाद ही तैयार की गई है विद मल्टीपल स्टेक होल्डर्स एंड अकेडमिशियंस। तो काफी लोगों से यहाँ पर चर्चा करने के बाद इस रिकमेंडेशन जो दी गई हैं वो दी गई हैं। तो रिकमेंडेशन जिसमें कि कहा गया है कि आवश्यकता क्यों है इस कानून की, तो यहाँ पर लॉ कमीशन ने कहा है कि सेडिशन लॉ की आवश्यकता है टू सेफगार्ड द इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री। देश की एकता अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए इस कानून की आवश्यकता है। यहाँ पर कमीशन का कहना है कि बहुत सारे थ्रेट एग्जिस्ट करते हैं भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को।
अगर हम फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स की बात करते हैं तो उसको हम इंश्योर नहीं कर सकते हैं जब तक जो स्टेट की सिक्योरिटी है वो इंश्योर नहीं होती। तो उसको इंश्योर करने के लिए सेडिशन लॉ की आवश्यकता है। यहाँ पर यह भी कहा गया कि सोशल मीडिया एक तरह से कंसिडरेबल रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन प्रोपगेटिंग रेडिकलाइजेशन को प्रोपगेट करने में अगेंस्ट इंडिया, ब्रिंगिंग गवर्नमेंट इनटू हेट्रेड। तो यहाँ पर सोशल मीडिया पर भी क्वेश्चन उठाते हुए लॉ कमीशन ने कहा कि एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर सोशल मीडिया का है टू इन प्रोपगेटिंग द रेडिकलाइजेशन अगेंस्ट इंडिया एंड गवर्नमेंट को के लिए हेट्रेड लाने में। दिस इट सेड ऑफन अकर्स एट द इनिशिएशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ फॉरेन पावर्स। ये इनिशिएशन या फैसिलिटेशन कहां से हो रहा है? किसी फॉरेन पावर की वजह से हो रहा है, जिसके कारण ऐसा किया जाता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया। यहाँ पर आगे ये कहा गया है कि भाई देखिए, ये एक बहुत प्रमुख कारण बन जाता है कि सेक्शन 124 को रखा जाना चाहिए। देश में ये कानून बने रहना चाहिए, इसको हटाने की आवश्यकता नहीं है, इसको रिटेन करना अनिवार्य है, ऐसा कहा गया। यहाँ पर यह भी कहा गया कमीशन के द्वारा कि सेडिशन जो है वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की तरह है अगेंस्ट आर्टिकल 19 क्लॉज 2, जो कि परमिट करता है सरकार को कि वो इम्पोज करे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जायज जो प्रतिबंध है, जायज होने चाहिए प्रतिबंध उनको अपॉन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। किस लिए? इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, इसके लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात करता है। जो सेडिशन कानून में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो पब्लिक ऑर्डर के इंटरेस्ट में है, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए है बेसिकली। यहाँ पे लॉ कमीशन ने कहा कि लॉ ऑफ सेडिशन कैन नॉट बी रिपील्ड जस्ट बिकॉज इट इज अ कॉलोनियल एरा लॉ। एक चीज और यहाँ पर बोली गई, क्योंकि ये अंग्रेजों के जमाने का कानून है, सिर्फ इस आधार पर इस लॉ को रिपील नहीं किया जा सकता। और अगर इस तरह से इस आधार पे हम कानूनों को रिपील करने लगेंगे तो जो हमारा एंटायर फ्रेमवर्क है इंडियन लीगल सिस्टम का, वो क्या है? वो कॉलोनियल लेगेसी ही तो है। तो सारा का सारा फ्रेमवर्क ही बदल जाएगा इस आधार पे। तो लास्टली कमीशन ने कहा कि इंडिया नहीं रिपील कर सकता है इस कानून को ऑन सेडिशन जस्ट बिकॉज बाकी कंट्रीज ने ऐसा कर दिया है, क्योंकि भारत की जो स्थिति है, जो ग्राउंड रियलिटीज है वो अलग है। हर देश का अपना अपना स्थिति होती है, अपने अपने कंडीशंस होती हैं, और भारत की स्थिति अलग है। तो हम इस आधार पे कि किसी और देश ने इसको हटा दिया है हम भी हटा दें, दिस इज नॉट वैलिड। मैं आपको बता दूं, ब्रिटिश लेगेसी का ये कानून है और 2009 में ब्रिटिश ने सेडिशन लॉ को रिपील कर दिया था ब्रिटेन में। भारत में अभी भी ये कानून चल रहा है, लेकिन आधार यहाँ पर कमीशन ने दे दिया है कि भाई क्योंकि किसी और देश ने हटाया, इस आधार पे तो हम इसको नहीं हटा सकते हैं। नाउ जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं, वो क्या रिकमेंडेशंस दी गई हैं, आवश्यकता क्यों थी वो तो हमने देख लिया। अब रिकमेंडेशन जो दी गई है उनको भी देख लेते हैं। तो अपनी रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने कहा है कि कुछ रिकमेंडेशंस हैं जिसमें अमेंडमेंट किया जाना चाहिए सेडिशन लॉ में, जिसमें कहा गया है कि कुछ क्लैरिटी लानी चाहिए इंटरप्रिटेशन को लेकर, इस कानून की, इसकी अंडरस्टैंडिंग को लेकर और यूसेज को लेकर, कब इसका इस्तेमाल होगा। साथ में ये भी कहा गया कि पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए एविडेंस को बहुत थरली, बहुत अच्छे तरीके से बिफोर फाइलिंग एन एफआईआर फॉर सेडिशन। सेडिशन का अगर कोई एफआईआर दर्ज कराने आ रहा है तो पहले इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए एविडेंस की पुलिस के द्वारा सीरियसली। और भी प्रोसीजरल सेफगार्ड्स होने चाहिए थ्रू इशंस ऑफ मॉडल गाइडलाइंस जो कि केंद्र सरकार दे सकती है, इनको भी लाना चाहिए कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाएगा, कहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कौन सी सर्कमस्टांसेस में सेडिशन को प्रयोग कर सकते हैं, कौन सी में नहीं कर सकते। इस तरह की कुछ गाइडलाइंस भी इशू की जानी चाहिए केंद्र सरकार के द्वारा विद रिस्पेक्ट टू सेडिशन लॉ। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ ऑफ सेडिशन, लॉ ऑन सेडिशन है, इसको एकदम ठहराव पे रख दिया था, या कह सकते हैं थोड़ा टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया था, जब तक कि सेंटर कंप्लीट नहीं कर लेता री एग्जामिनेशन ऑफ द कॉलोनियल प्रोविजंस, जो भी इसमें कानून प्रावधान दिए गए थे जो ब्रिटिश एरा के थे। कोर्ट ने यहाँ पर सरकार को कहा था कि सरकार नॉट, इसके बाद जो भी राज्य सरकारें उनको भी कह दिया गया था, निर्देशित किया गया था कि आप कंटिन्यू नहीं करेंगे, नॉट टू कंटिन्यू विद द इन्वेस्टिगेशन। कोई भी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू नहीं होगी जब तक इस पे कोई डिसीजन नहीं आ जाता है केंद्र सरकार की तरफ से, कुछ कंप्लीट एक ठोस इस पे कुछ केंद्र सरकार कोई गाइडलाइंस नहीं ले आती है, और ना ही कोई सीरियस स्टेप्स लिए जाएंगे इन ऑल पेंडिंग प्रोसीडिंग्स अंडर द प्रोविजंस टिल द गवर्नमेंट एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। जब तक सरकार अपना जो कार्य कर रही है वो कंप्लीट नहीं कर लेती, तब तक केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को भी कोई भी एक्शन लेने से सेडिशन कानून के अंतर्गत रोक लगा दी गई थी, निर्देशित कर दिया गया था ना। अगर सेडिशन लॉ की बात करें भारत में हम दोस्तों, तो सबसे पहले सेडिशन को समझना जरूरी है। सेडिशन एज पर सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी रीड्स एज कोई भी बाय वर्ड्स,
बोलकर या लिखकर या फिर साइन द्वारा या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा या अदरवाइज कोशिश करता है, अटेम्प्ट करता है टू ब्रिंग इन टू हेटेड और कंटेम्प्ट, ठीक है, या फिर एक्साइट करता है, अटेम्प्ट करता है एक्साइट करने के लिए, मतलब उकसाता है किसी को, डिसअफेक्शन, उकसा रहा है किसके विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध, स्टैब्लिश बाय लॉ इन इंडिया। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सेडिशन यहाँ पर ये आ जाता है कि आप बाय वर्ड्स, बाय एक्शन, बाय जेस्चर्स, बाय साइंस अगर आप कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं हेटेड फैलाने की या फिर कंटेम्प्ट करने की या फिर उकसाने की किसी को सरकार के विरुद्ध, तो ये सेडिशन के अंदर अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। अब अगर इसके एवोल्यूशन की बात करें इस कानून के, तो ये इवॉल्व कैसे हुआ। सेडिशन एक कॉग्निसेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है अंडर आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन पीनल कोड, ठीक है। नाउ बिफोर इंडिपेंडेंस 1870 में ये जो सेक्शन था सेडिशन का, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था आईपीसी में ब्रिटिशर्स के द्वारा। 1870 का ये लॉ है, ठीक है। ब्रिटिश रूलर्स बेसिकली इसका इस्तेमाल करते थे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो हमारे फ्रीडम की डिमांड जो कर रहे थे, उनको कंट्रोल करने के लिए, उन पर चेक करने के लिए। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, वो पहले व्यक्ति थे जिनको कन्विक्ट किया गया था ऑफ सेडिशन इन कॉलोनियल इंडिया, ठीक है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, हमारे महात्मा गांधी जी, इन सबको भी सेडिशन के कानून के तहत इन पर भी केसेस चले हैं, ठीक है। आजादी के बाद 1948 में डिस्कशंस के दौरान इंडियन लीडर्स ने अग्री कर लिया था कि वो सेडिशन को ड्रॉप कर देंगे संविधान से। जब संविधान बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिस्कशन में डिसाइड हुआ कि सेडिशन को नहीं रखा जाएगा, राजद्रोह को नहीं रखा जाएगा। 1949 में सेडिशन, हमारे जो संविधान जो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर को 1949 में, इसको बेसिकली कह सकते हैं कि संविधान से हटा दिया गया था, लेकिन सेक्शन 124A जो था वो अभी भी आईपीसी में था। तो संविधान से इसको अलग कर दिया गया डिस्कशन के बाद, लेकिन आईपीसी में कानून बना रहा। 1951 में पंडित नेहरू ने पहला संशोधन करके अंडर आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात की ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच पर। 1974 में इंडिपेंडेंस के बाद इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने भी सेक्शन 124A को कॉग्निसेबल ऑफेंस बना दिया था, जो कि ऑथराइज करता है पुलिस को कि वो अरेस्ट कर सकती है विदाउट अ वारंट ऑल्सो। और 2019 के डेटा के हिसाब से बहुत सारे केसेस, मतलब जो नंबर ऑफ केसेस है ना, वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े हैं पिछले कुछ सालों में। यहाँ पर 1951 में, जैसे मैंने बताया, पोस्ट इंडिपेंडेंस पहले ही संविधान संशोधन के द्वारा लिमिट कर दिया गया था फ्रीडम ऑफ स्पीच को अंडर आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए, और इनैक्ट किया गया था आर्टिकल 19 क्लॉज 2, जिससे कि एम्पावर किया जा सकता है राज्य को कि वो कर्व करे इन द फॉर्म ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, मतलब इस अधिकार को कंट्रोल करने का, कर्व करने का दे दिया गया था अधिकार यहाँ पर, या पावर यहाँ पर राज्य को, कि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है ऑन द राइट टू फ्री स्पीच, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, इन आधारों को यहाँ पर रखा गया था। ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगाई गई थी। इसके बाद से अलग अलग समय पर अलग अलग जजमेंट्स आए हैं विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल, विद रिस्पेक्ट टू 124A ऑफ आईपीसी, इस धारा के लिए, जहां पर पंजाब हाई कोर्ट ने 1951 में तारा सिंह गोपी चंद वर्सेस द स्टेट केस में इसको एक तरह से अवैध घोषित किया था, गैर संवैधानिक घोषित किया था, और ये कहा था कि भाई ये वायलेटिव है फंडामेंटल राइट्स का, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सेक्शन 124A। फिर 1954 में पटना हाई कोर्ट ने देवी सोरेन एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट अपहेल्ड की थी, मतलब इसकी वैधता को अपहेल्ड कर दिया था, ये कहते हुए कि ये लॉ जो है वायलेट नहीं करता है आर्टिकल 19 को। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया 124A सेक्शन 124F आईपीसी, मतलब वही सेडिशन कानून को, वॉइड इन केस ऑफ रामनंदन वर्सेस स्टेट, और ये कहा कि जो गवर्नमेंट है उसको रेडी रहना चाहिए टू फेस अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन अपार्ट फ्रॉम पॉपुलर अप्रूवल और डिसअप्रूवल, ठीक है। तो यहां पर इसको फिर वाइड कर दिया गया। इसके बाद केदारनाथ केस ऑफ 1962 कम्स इन, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड की थी संवैधानिकता ऑफ सेक्शन 124A, जिसके द्वारा अपहेल्ड की गई थी इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, मतलब ये संवैधानिक है, जो सेडिशन है इसकी संवैधानिकता को अपहेल्ड कर दिया गया था ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने इसकी एप्लीकेशन को लिमिट कर दिया था,
कुछ कंडीशंस रख दी गई थी, जैसे कि कहा गया कि कोई भी एक्ट जिसमें इन्वॉल्व किया जाए इंटेंशन और टेंडेंसी टू क्रिएट डिसऑर्डर और डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड इंसाइटमेंट टू वायलेंस, केवल इन आधारों पर सेक्शन 124A जो है आईपीसी का उसको लगाया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया। नाउ 2011 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनएम्बिगुअसली स्टेट किया दोबारा से कि ओनली स्पीच दैट अमाउंट टू इंसाइटमेंट टू इमिनेंट लॉलेस एक्शन विल कम अंडर सेडिशन। तो ये क्लैरिफिकेशन देते रहे हैं पिछले काफी सालों से। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने कंसल्टेशन पेपर में ऑन सेडिशन जो कि पब्लिश हुआ था अगस्त 2018 में ये ऑब्जर्व किया कि क्यों ये रिटेन करना तो जरूरी है, while retaining the offense of sedition was essential, आवश्यक है टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटीग्रिटी, लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए एज अ टूल टू कर्ब फ्री स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब करने के लिए इसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल, इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस तरह के कानून की आवश्यकता क्यों है? तो यहाँ पर कुछ क्लैरिफिकेशन अभी भी लॉ कमीशन ने दिए हैं, कुछ और रीजंस हैं, जैसे कि सबसे पहला है टू मेंटेन नेशनल इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, देश की जो एकता अखंडता है उसको सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए, क्रिएट सेंस ऑफ फियर अमंग द एंटी नेशनल ग्रुप्स, ठीक है, मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, बैलेंस करने के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विद द कलेक्टिव नेशनल इंटरेस्ट, इसके साथ साथ टू प्रिवेंट डैमेज टू द पब्लिक प्रॉपर्टी फ्रॉम मॉब्स। इन सभी वजहों से इस तरह के कानून की आवश्यकता है और इस तरह के कानून को रहना चाहिए। फिलहाल लॉ कमीशन ने इसी बात पर जोर दिया है, इसीलिए इसको बैक भी किया गया। आई होप आपको ये समझ में आया हो दोस्तों। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप अग्निपथ पैच के सीरीज से भी जुड़ सकते हैं, टेस्ट सीरीज हमारी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स गिवन है। ये हमारी पूरी टीम है पाथफाइंडर की। हिंदी मीडियम बैचेस में भी आप जुड़ सकते हैं। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND-Live10। बैचेस 15 जुलाई से शुरू हो जाएंगे, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर आपको मिल रहा है। आप पर्सपेक्टिव सीरीज से भी जुड़ सकते हैं हमारी। इसी के साथ हिंदी माध्यम से टॉपर कैसे बने इस संबंध में एक सीरीज हमारे प्लेटफॉर्म पर चल रही है, आप वो भी देख सकते हैं अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करना होगा और हमें रीच आउट करने के लिए आपको एक फॉर्म जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसको फिलअप करना होगा, ताकि हमारी टीम आपसे कनेक्ट करके आपके डाउट्स को क्लियर कर सके। That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel. And also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.